हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत रोटी और संसद कविता की व्याख्या करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है यह कविता जिसके रचनाकार सुदामा पांडे धूमिल जी हैं। सुदामा पांडे धूमिल हिंदी की समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर सरीखे कवियों में एक हैं। उनकी कविताओं में आज़ादी के सपनों के मोह भंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। व्यवस्था जिसने जनता को छला है, उसको आईना दिखाना मानो धूमिल की कविताओं का परम लक्ष्य है। सन 1960 के बाद की हिंदी कविता में जिस मोह भंग की शुरुआत हुई थी, धूमिल उसकी अभिव्यक्ति करने वाले अत्यंत प्रभावशाली कवि हैं। उनकी कविता में परंपरा, सभ्यता, सुरुचि, शालीनता और भद्रता का विरोध है, क्योंकि इन सब की आड़ में जो हृदय पलता है उसे धूमिल पहचानते हैं। कवि धूमिल यह भी जानते हैं कि व्यवस्था अपनी रक्षा के लिए इन सब का उपयोग करती है, इसलिए वे इन सब का विरोध करते हैं। इस विरोध के कारण उनकी कविता में एक प्रकार की आक्रामकता मिलती है, किंतु उससे उनकी कविता की प्रभावशीलता बढ़ती है। धूमिल अकविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक हैं। धूमिल अपनी कविता के माध्यम से एक ऐसी काव्य भाषा विकसित करते हैं जो नई कविता के दौर की काव्य भाषा की रोमानियत, अतिशय कल्पनाशीलता और जटिल बिंबधर्मिता से मुक्त है। उनकी भाषा काव्य सत्य को जीवन सत्य के अधिकाधिक निकट लाती है। आइए इस कविता को देखते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। धूमिल इस कविता के माध्यम से समाज के बहुत बड़े सत्य को उद्घाटित करते हैं। प्रश्न पूछता हुआ आदमी खतरनाक होता है। वह आपको कटघरे में खड़ा करता है, जिरह करता है और आपकी समाज सम्मत उपदेयता को रेखांकित करता है। देश जब आज़ाद हुआ उन दिनों यह रोटी बेलने वाला आदमी किसान हुआ करता था। यह आदमी आज आम मजदूर या सर्वहारा के नाम से जाना जाता है, जो कि रोटी पैदा कर रहा है। ये रोज़ नए सिरे से कुआं खोदने की स्थिति में जी रहे लोग बाग हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय चिंतन के दायरे से बाहर है। इनकी चिंता की जाती है तो सिर्फ औपचारिक खाना पूर्ति के लिहाज से, खासकर चुनाव के दिनों में। रोज़गार गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती रोज़गार योजना, पढ़ो लिखो योजना चलाकर इनसे तटस्थता का यह खेल संसद में बैठा हुआ आदमी खेलता है। दूसरा रोटी खाता है, यह उपभोक्ता है। इसके लिए मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा था, पूंजीवादी वर्ग ने हर पेशे की इज्जत उतार ली है। अब तक लोग इन पेशों को श्रद्धा से देखते और उनका आदर करते थे। उनका गौरव खत्म हो गया। उसने डॉक्टर, वकील, पुरोहित, कवि, वैज्ञानिक को पगार पाने वाला मजदूर बना दिया। तीसरा जो रोटी से खेलता है वह है मुनाफाखोर पूंजीपति वर्ग, सामंतशाह। कवि कविता नहीं लिखता, वह रोज़मर्रा की भाषा में पूछता है, यह तीसरा आदमी कौन है? ऐसा लगता है सामान्य जन के बीच से कोई खड़ा होकर जनता के पक्ष में लड़ पड़ा हो। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? ऐसे आदमी को हमारे जांजगीर जिला जनपद छत्तीसगढ़ में हितवा कहा जाता है। पढ़े लिखे सुधीजन ऐसे आदमी को कवि कहा करते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में कबीर ने मध्यकालीन धर्म और निरंकुशता की राजनीति को बीच चौबट्टे पे खड़ा किया। भारतेंदु ने आयातित अंग्रेजकालीन भारतीय सामंती शोषण की राजनीति का भंडाफोड़ किया। निराला ने हिंदी के जातीय परंपरा की मान, रक्षा और विकास का कार्य अपने ढंग से किया। वहीं मुक्ति बोध ने स्वतंत्रोत्तर भारतीय परिवेश में नवनिर्मित प्रजातांत्रिक राजनीति के मुखौटे को, अर्थात चांद का मुँह टेढ़ा है में अंधेरे में खोला है। तो कविता रोटी और संसद में कवि धूमिल अराजक राजनीति के सामंती व पूंजीवादी मुखौटे को संसद से उठाकर सड़क तक ले आए।
जो आज तक यथावत संसद और सड़क के मध्य एक दूसरी प्रजातंत्र की तलाश में ज्यों का त्यों रखा हुआ है। लोग आते हैं, गरीब की रोटी खाते हैं और संसद में आसीन होकर राजनीति से निरंतर बोलते हैं। राजनीति को सत्ता की साधना और अर्थशास्त्र का बाजार के तर्क शास्त्र शासित वैध लूट में तब्दील कर धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय, लूट, हत्या, बलात्कार, भय, आतंक का दर्शन बांटते संसद से सड़क तक अपनी अपनी कुर्सी की रक्षा में प्रतिबद्ध मुस्कुराकर पूछना नहीं भूलते, कहो तुम कौन हो, तुम्हारा पार्टीगत गोत्र क्या है, तुम्हारा झंडा कौन सा है, धार्मिक विश्वास कैसा, राजनीति लेख किस गधे का है, ज़रा कहना, तुम किस टाइप के आदमी हो, प्रमाणीकरण के लिए तुम्हारा हलफनामा कौन देगा, तुम पक्के बेईमान हो, इसकी गारंटी क्या है। धूमिल काव्य का पहला आदमी जाहिर तौर पर मोचीराम लौहसाय पलटू जैसा आम आदमी है जो रोटी बेलता है और आए दिन आत्महत्या करने को मजबूर है। अपने समय की जन आकांक्षाओं से प्रतिबद्ध कवि पतनशील बुजुर्वा संस्कृति को नंगा करने के लिए ही प्रश्न करता है। यह तीसरा आदमी कौन है जो रोटी बेलता है? किसान, मजदूर, उत्पादक है। जो रोटी खाता है यह वह उपभोक्ता वर्ग है। एक अदद नौकरी के लिए, एक प्याली चाय, शराब, एक गुलाबी खुशबू के लिए, मुनाफाखोरी में हिस्सा पाने के लिए अक्सर अपनी रचनात्मक जोश बेच देता है। ये ऐसे मध्यम वर्ग हैं जिन्हें गुलाम रहने की आदत सी होती है। तीसरा जो रोटी बेलता है न खाता है, मुनाफाखोर की सामंत सा व पूंजीपति जो रोटी से खेलता है। धूमिल की रचना से दिन प्रतिदिन अराजक हो रहे राजनीति का प्रतिफल प्रजातंत्र में निहित भ्रष्टाचार उसे फाशीवाद की ओर ले जा रहा है, जिसकी परिणति तानाशाही प्रजातांत्रिक अधिनायकवाद में होती है। तीसरा आदमी इसी का प्रतिनिधि है। प्रस्तुत कविता स्वतंत्रोत्तर भारतीय राजनीति और संविधान का पूंजीवाद से कदम ताल करते चले जाने का एक छोटा किंतु पुख्ता उदाहरण है। यही कारण है कि धूमिल प्रजातंत्र की तलाश में मुनासिब कार्रवाई करते से कहना नहीं भूलते, कल सुनना मुझे, क्योंकि कवि को इस बात का पूरा एहसास है कि जानवर होने के लिए जिन्हें स्वतंत्र भारत के इतने दिन लग गए, उन्हें आदमी बनने में जाने कितना वक्त लगे। इसी से कविता की कालजयी भूमिका तय होती है। आज पूंजीवाद उत्पादक किसान की सामूहिकता को तोड़कर उसे क्षुद्र मानव मजदूर बना दिया है। फिर उसे मनुष्य से जंतु में तब्दील करने की जिद ने उसकी यथार्थवादी सामाजिक ऐतिहासिक विकास की सारी भूमिका को समाप्त कर रोटी खाते दूसरे आदमी पेटी बुजुर्गों के साथ बंधक मजदूर बनाकर पूंजीवादी जहनियत का पोषक बना दिया है। और इसके मूल में है रोटी। इसे पूंजीपति सामंत सा पैदा नहीं कर सकता। चालाकी से दूसरे आदमी के साथ केवल रोटी को छीन सकता है। रोटी उत्पादन के तमाम क्षेत्रों को अधिग्रहित कर पहले वह दूसरे आदमी को पशु बनाए रखने के लिए एक से बढ़कर एक चमत्कार बांटता है। चूँकि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ सिखाता है, पूंजीपति वर्ग रोटी से खेलता जनता को हर बार भटकाने से बाज नहीं आता और इसी से कविता की सर्वदेशीय कालजयी भूमिका मनुष्य की दुनिया में बनी रहेगी, क्योंकि जड़ बदलेगा किंतु न जीवन, जब तक कि जनता भाषा विहीन पशु गूंगी नहीं हो जाती। जनप्रतिनिधि सड़क से चलकर जरूर आते हैं, किंतु संसद में बैठते ही उनका वर्ग, जाति, भाषा सब कुछ बदल जाता है। भारतीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में धूमिल चुनाव व्यवस्था की पोल खोलकर रख देता है। आखिर यह तीसरा इतना सक्षम, इतना आतंकी, इतना विशिष्ट हो गया है कि इसके विरुद्ध इस देश का संसद तक मौन है। और जहाँ की संसद मौन है, वहाँ यह तीसरा कौन है पूछते ही यह तीसरा आदमी गरीब की रोटी से खेलता दृष्टिगत होता है।